अक्षिता की खूबसूरती उसके लिए कभी वरदान नहीं बन सकी, बल्कि अक्सर मुसीबतों को उसकी ओर खींच लाती थी। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों ने उसे कम उम्र में ही जिम्मेदार बना दिया था। अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी वह अब तक समझती आई थी। स्कूल ज्वाइन किए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन चपरासी ने आकर बताया कि प्रिंसिपल साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। अक्षिता सामान्य भाव से उनके कमरे में पहुंची, मगर अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सामने बैठे 42 वर्षीय प्रिंसिपल विनय पांडे के चेहरे पर औपचारिक मुस्कान जरूर थी, लेकिन उनकी आंखों में वो सम्मान नहीं था जिसकी उम्मीद एक नई अध्यापिका अपने वरिष्ठ अधिकारी से करती है। उन्होंने बातचीत की शुरुआत बेहद सामान्य सवालों से की। मिस अक्षिता, आपके परिवार में कौन कौन है? अक्षिता ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई। ये सुनते ही उन्होंने अगला सवाल पूछा, अच्छा तो आपके पिता नहीं है? इस प्रश्न के साथ ही उनकी आवाज में दिखावटी सहानुभूति घुल गई। अक्षिता ने धीमे से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। विनय ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बहुत दुख की बात है। खैर, अगर आपको कभी किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं। आप यहाँ नई हैं और आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। उनके शब्द सुनने में भले ही मददगार लग रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अक्षिता को महसूस हो रहा था कि वह उसे एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि किसी और नज़र से देख रहे हैं। वो भीतर ही भीतर असहज होती जा रही थी। उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी। बेटी, दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर कदम बहुत संभाल कर रखना। उस समय उसे लगा था कि माँ शायद ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करती है, मगर आज उसे उनकी हर एक बात सच लग रही थी। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए अचानक अपनी निजी जिंदगी का रोना रोने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कई महीनों से बीमार है और वह खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। बात करते करते वह बार बार अक्षिता को ऐसी नज़रों से देख रहे थे जिनमें सम्मान नहीं, बल्कि दबी हुई हवस साफ दिखाई दे रही थी। उनकी बातें सुनकर अक्षिता का मन घबराने लगा। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां मसल रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए। तभी ईश्वर ने उसकी मदद की। एक दूसरी अध्यापिका किसी जरूरी काम से ऑफिस में आ गई और मौका मिलते ही अक्षिता वहां से निकलकर अपनी कक्षा में पहुंच गई। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बुरी तरह हिल चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया था कि घर की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलना कितना कठिन हो सकता है। कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसके पिता एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान थे, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को हर परेशानी और बुरी नज़र से बचाकर रखा था। घर में खुशियां थी, सपने थे और भविष्य को लेकर ढेरों उम्मीदें थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन ऑफिस जाते समय उसके पिता का भयानक सड़क दुर्घटना से निधन हो गया। जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। उस दिन के बाद जैसे उनके घर की खुशियां भी उनसे हमेशा के लिए रूठ गई। उस समय अक्षिता केवल 20 वर्ष की थी और उसका छोटा भाई अमित 17 साल का। दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। अक्षिता ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी और अमित कॉलेज की शुरुआत कर रहा था। पिता के जाने के बाद उनकी मां नीलम पूरी तरह टूट गई थी। कम उम्र में पति को खो देने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कई दिनों तक घर में ऐसा माहौल रहा मानो समय ठहर गया हो। किसी को खाने पीने तक की सुध नहीं थी, मगर जिंदगी किसी के दुख से नहीं रुकती। आखिरकार घर की बड़ी संतान होने के नाते जिम्मेदारियां अक्षिता के कंधों पर आ गई। उसने खुद को संभाला और अपने परिवार को संभालने की कोशिश शुरू की। उसने अमित को समझाया कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और उसे दोबारा कॉलेज भेजा। फिर वो अपनी माँ के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधाने लगी। नीलम जी की सबसे बड़ी चिंता घर का खर्च था। पिता की कमाई ही परिवार का सहारा थी। अब वो सहारा हमेशा के लिए छिन चुका था। ऐसे समय में उन्होंने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में चिंता और ममता दोनों तैर गई।
अक्षिता बेहद सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग और सादगी भरा स्वभाव हर किसी को प्रभावित कर देता था। शादी ब्याह या किसी भी पारिवारिक समारोह में लोग अक्सर उसके लिए रिश्ते की बात छेड़ देते थे। कुछ समय पहले भी एक अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन किसी कारणवश बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। उसके माता पिता चाहते थे कि पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद ही उसकी शादी की जाए। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता की अचानक मृत्यु ने सारे सपनों को अधूरा छोड़ दिया था। नीलम जी की जिंदगी अब चिंता और जिम्मेदारियों के बीच उलझकर रह गई थी। सुबह से लेकर रात तक वह कभी पुराने कागज निकालती, कभी खर्चों का हिसाब लगाती और कभी भविष्य की चिंताओं में डूबी रहती। पति के जाने के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि घर चलाना कितना कठिन काम होता है। अक्षिता की शादी के लिए उन्होंने कई कमेटियां डाल रखी थी। कुछ कमेटियों के पैसे अभी मिलने बाकी थे, जबकि हर महीने उनकी किस्त जमा करना भी जरूरी था। घर का राशन, बिजली पानी के बिल, बेटे की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च अलग थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यही मानसिक तनाव धीरे धीरे उनकी सेहत को भी कमजोर कर रहा था। अक्षिता अपनी माँ की हालत देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। एक शाम वह चुपचाप अपनी माँ के पास बैठी और धीमी आवाज में बोली, मम्मी, अब मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और हम सिर्फ बची हुई जमा पूंजी के भरोसे ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। नीलम जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था और मजबूरी भी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर नजरें झुका ली। अक्षिता समझ गई कि ये उनकी खामोश सहमति है। अगले ही दिन पड़ोस में रहने वाली प्रिया उसे अपने साथ एक स्कूल ले गई, जहां वह पहले से अध्यापिका थी। अक्षिता पहली बार नौकरी की तलाश में किसी इंटरव्यू के लिए पहुंची थी। उसकी सादगी, शालीनता और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने जैसे ही उसे देखा, उसी समय उसे नौकरी देने का फैसला कर लिया। अक्षिता को लगा कि शायद उसकी योग्यता और पढ़ाई देखकर उसे ये अवसर मिला है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि सच्चाई कुछ और है। शुरुआत में प्रिंसिपल का व्यवहार सामान्य दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें और नज़रें बदलने लगी। वे बेवजह उसे अपने ऑफिस में बुलाते, लंबे समय तक बात करने की कोशिश करते और ऐसे बहाने ढूंढते जिनसे वह उसके करीब आ सके। अक्षिता को ये सब बेहद असहज लगता था। उसने हमेशा एक सम्मानजनक माहौल में जिंदगी बिताई थी, इसलिए इस तरह के व्यवहार की उसे आदत नहीं थी। हर दिन उसके लिए मानसिक तनाव का कारण बनने लगा। वह नौकरी तो कर रही थी, लेकिन उसके भीतर लगातार डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब सारी सीमाएं टूट गई। प्रिंसिपल ने उसे किसी बहाने से अपने ऑफिस में बुलाया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों का जिक्र करना शुरू किया। वो अपनी पत्नी की बीमारी और अपने अकेलेपन की बातें करने लगे। अक्षिता को उनकी बातें अजीब लग रही थी, क्योंकि इन सब का उसके काम से कोई संबंध नहीं था। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन शिष्टाचार के कारण चुपचाप खड़ी रही। तभी प्रिंसिपल धीरे धीरे उसके बेहद करीब आ गए। उनकी हरकतों और अंदाज से साफ महसूस हो रहा था कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। अक्षिता का दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अचानक उन्होंने उसके कंधों को छूने की कोशिश की। उस पल अक्षिता के भीतर दबा हुआ भय, अपमान और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसे महसूस हुआ कि यदि वह आज खामोश रही तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अगले ही क्षण उसने पूरी ताकत से उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल शायद ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अक्षिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। वह तेजी से अपना सामान उठाकर वहां से बाहर निकल आई। उसके कदम कांप रहे थे, मगर उसका आत्मसम्मान आज उसके साथ खड़ा था। स्कूल से बाहर निकलने के बाद वह बिना किसी दिशा की चलती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वह किस रास्ते से घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसका चेहरा देखा और घबरा गई।
उन्होंने कई बार पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन अक्षिता चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ पहले से ज्यादा परेशान हो। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और घंटों तक अकेले बैठी रही। उसके मन में अपमान, डर और गुस्सा, बेबसी, अनगिनत भाव एक साथ उमड़ रहे थे। कई घंटों बाद जब उसने खुद को थोड़ा संभाला तो कमरे से बाहर आई। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह टूटेगी नहीं। बाहर की दुनिया में बुरे लोग जरूर हैं, लेकिन वह उनके कारण अपने सपने और जिम्मेदारियां नहीं छोड़ेगी। उसे अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाना था, माँ की आर्थिक परेशानियां कम करनी थी और अपने घर को संभालना था। अगले ही दिन वह फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसके हाथ में जरूरी दस्तावेजों की फाइल थी और दिल में भविष्य की चिंता। अमित की कॉलेज फीस, घर के खर्च, कमेटियों की किश्तें और माँ की कमजोर होती सेहत उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। कई जगह कोशिश करने के बाद वह आखिरकार आहूजा इंडस्ट्री पहुंची। ये एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी थी। वहां का माहौल स्कूल से बिल्कुल अलग था। रिसेप्शन एरिया में बैठे लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही अक्षिता अंदर आई, कई नजरें अनायास उसकी ओर उठ गई। उसकी सादगी और व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण था। आहूजा इंडस्ट्री में नौकरी मिलना अक्षिता के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। ये उसकी जिंदगी का केवल दूसरा इंटरव्यू था और उसके पास ना तो किसी बड़ी कंपनी में काम करने का अनुभव था और ना ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी। इंटरव्यू वाले दिन वह घबराहट से भरी हुई कमरे में दाखिल हुई थी। उसके हाथों में फाइल थी और चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका इंटरव्यू कंपनी के मालिक रियान आहूजा ने नहीं, बल्कि मैनेजर मनीष मेहरा ने लिया था। जैसे ही मनीष की नज़र उस पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए उसे देखता ही रह गया। अक्षिता के व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में मासूमियत झलकती थी। गोरा दमकता चेहरा किसी नाजुक फूल की तरह प्रतीत होता था और उसकी सादगी उसे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। वह किसी बनावटी चमक दमक के बिना भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेने में सक्षम रहती थी। मनीष ने औपचारिक सवाल पूछे, लेकिन उसकी नजरें बार बार अक्षिता के चेहरे पर टिक जाती थी। कुछ ही देर बाद उसने उसे नौकरी के लिए चुन लिया। उसे जब इतनी प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी मिल गई तो उसे खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। अक्षिता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 4 दिनों से जो चिंता और मायूसी उसके मन पर छाई हुई थी, वो अचानक दूर हो गई। घर पहुंचते ही उसने खुशी खुशी अपनी माँ को बताया कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। नीलम जी की आंखों में भी लंबे समय बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, मगर किसी को नहीं पता था कि ये नई नौकरी अपने साथ कितनी नई परेशानियां लेकर आने वाली है। नौकरी शुरू होने के बाद अक्षिता ने महसूस किया कि ऑफिस का माहौल उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। वहाँ काम करने वाली अधिकांश लड़कियाँ आधुनिक जीवन शैली अपनाती थी। उनके पहनावे और व्यवहार में खुलापन था, जबकि अक्षिता अपनी सादगी और मर्यादा के कारण सबसे अलग दिखाई देती थी। वो हमेशा सलीके से कपड़े पहनती, दुपट्टे को ठीक से संभाल कर रखती और ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। उसकी यही गंभीरता और संकोची स्वभाव उसे दूसरों से अलग पहचान देते थे। शुरू में मनीष को लगा था कि कुछ ही दिनों में वो भी बाकी कर्मचारियों की तरह माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेगी, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो चुपचाप अपना काम करती और समय पूरा होने पर घर चली जाती। यही बात मनीष को खटकने लगी। एक दिन उसने किसी बहाने से अक्षिता को अपने कैबिन में बुला लिया। अक्षिता सामान्य सोचकर अंदर चली गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे मनीष के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, जानती हो मिस अक्षिता, मैंने तुम्हें ये नौकरी क्यों दी है? अक्षिता ने अनजान बनते हुए उसकी ओर देखा। मनीष के होठों पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, ताकि तुम ऑफिस के काम के साथ साथ मेरा दिल भी बहला सको। ये सुनते ही अक्षिता जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी बेहुदा बात इतनी सहजता से कह सकता है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने तुरंत कड़े स्वर में कहा, आप होश में तो हैं?
ये कैसी बातें कर रहे हैं। शायद ये पहली बार था जब उसने किसी वरिष्ठ व्यक्ति को इस तरह विरोध किया था, लेकिन उसके आत्मसम्मान ने उसे चुप रहने की इजाजत नहीं दी। मनीष का चेहरा तुरंत बदल गया, उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो कुर्सी से उठकर बोला, इतना घमंड किस बात का है? तुम्हारे पास ना कोई खास डिग्री है और ना ही अनुभव, फिर भी मैंने तुम्हें नौकरी दी। आखिर किसी वजह से तो दी होगी। अगर यहाँ काम करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके शब्दों में साफ धमकी थी। अक्षिता के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसे कुछ दिन पहले स्कूल में घटी घटना याद आ गई। ऐसा लगा जैसे हर जगह एक जैसी सोच वाले लोग उसका पीछा कर रहे हों। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका ध्यान टूटा। मौका मिलते ही वह तेजी से बाहर निकल आई और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कांपते हाथ उसकी हालत बयां कर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि ऑफिस की कई लड़कियां उसे अजीब नजरों से देख रही हैं। कुछ नजरों में सहानुभूति थी, कुछ में बेबसी, जैसे वो सब पहले से जानती हो कि मनीष कैसा इंसान है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये पहली बार नहीं था। मनीष हर नई लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। जो उसकी बात मान लेती वो उसका फायदा उठाता और जो विरोध करती उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता। कई लड़कियां मजबूरी में चुप रह जाती और कई नौकरी छोड़कर चली जाती, मगर मनीष को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोपहर तक अक्षिता का सिर भारी होने लगा। वो फाइलों पर काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन बार बार उसी घटना में उलझ जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कब तक इस तरह की परिस्थितियों का सामना करती रहेगी। लंच ब्रेक का समय हुआ तो वह अपनी सीट से उठी। लगातार तनाव और मानसिक दबाव के कारण उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ क्षणों के लिए धुंध छा गई। वह खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि सामने से आते किसी व्यक्ति से जा टकराई। टक्कर इतनी अचानक थी कि उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आहूजा इंडस्ट्री का मालिक रियान आहूजा था, जो उसी समय फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए वहां आया हुआ था। एक पल के लिए अक्षिता का दिमाग जैसे शून्य हो गया। वह खुद को उसकी मजबूत बाहों के सहारे संभाल रही थी। तनाव और घबराहट से भरे उसके मन को केवल एक तीखी लेकिन प्रभावशाली परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही थी। अनजाने में उसकी उंगलियां रियान की शर्ट को पकड़ चुकी थी, मानो वह खुद को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही हो। कुछ क्षण बाद जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन रियान का स्वभाव कठोर था। उसने उसे संभाल तो लिया, मगर उसके चेहरे पर नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और तीखे स्वर में कहा, ध्यान कहाँ रहता है आपका? या फिर ये लोगों का ध्यान खींचने का नया तरीका है? उसके शब्द किसी चाबुक की तरह अक्षिता के आत्मसम्मान पर पड़े। वह पहले ही पूरे दिन की घटनाओं से टूटी हुई थी और अब ये आरोप उसके लिए असहनीय था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल पड़ गया। रियान आहूजा को पूरा विश्वास था कि वह लड़की जानबूझकर उससे टकराई है। बड़े बिजनेसमैन जगत में रहते हुए उसने ऐसे कई लोग देखे थे जो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे। इसलिए पहली प्रतिक्रिया में उसके मन में भी यही विचार आया, मगर जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई, वह कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। उसके सामने खड़ी लड़की की आंखों में बनावटीपन नहीं था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखों में नमी चमक रही थी। उसके कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि वह सचमुच घबराई हुई है। रियान ने अपने जीवन में अनगिनत खूबसूरत चेहरों को देखा था, लेकिन उस लड़की की सादगी में कुछ ऐसा था जिसने एक पल के लिए उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उसने अपने मन के विचारों को झटक दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ अक्षिता का दिल अभी तक सामान्य नहीं हो पाया था। वो अपनी सीट पर आकर बैठ तो गई थी, लेकिन उसकी धड़कनें लगातार तेज चल रही थी। ये पहली बार था जब वह रियान आहूजा से मिली थी, और मुलाकात भी ऐसे अजीब हालात में हुई थी कि वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके मन में इतनी बेचैनी क्यों है।
वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना थी, लेकिन उसके मन में रियान की छवि और उसकी मौजूदगी की हल्की सी याद बार बार लौट आती थी। हालांकि उसने तुरंत खुद को झिड़क दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार की लड़की है और रियान आहूजा जैसा व्यक्ति उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय कोई और नहीं बल्कि मनीष मेहरा था, जिसने उसका जीवन मुश्किल बना दिया था। हर दिन वह किसी न किसी बहाने उसे अपने कैबिन में बुलाता, उससे दोस्ती के नाम पर दबाव बनाता और एहसान जताते हुए कहता कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह नौकरी से निकाल दी जाएगी। मनीष बार बार उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता कि उसके पास ना कोई खास डिग्री है, ना अनुभव, ना ही ऐसी योग्यता कि कहीं और उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल सके। वो चाहता था कि डर और मजबूरी के कारण अक्षिता उसके सामने झुक जाए, मगर हर बार अक्षिता अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करती रही। बाहर से वह शांत दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। कई बार उसके मन में विचार आता कि वह सीधे रियान आहूजा से शिकायत कर दे, लेकिन समस्या ये थी कि रियान शायद ही कभी उस ऑफिस में आता था। उसकी कई कंपनियां थी और वह अधिकतर समय दूसरे प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहता था। कभी कभार निरीक्षण के लिए यहाँ आ जाता और फिर चला जाता, इसलिए अक्षिता के पास शिकायत करने का अवसर ही नहीं था। उधर घर में नीलम जी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ की नज़रों से बेटी की उदासी कब तक छिपी रह सकती थी। एक शाम उन्होंने अक्षिता का उतरा हुआ चेहरा देखा तो चिंतित होकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ तुम पहले जैसी नहीं रही, कुछ परेशानी है क्या? ये सवाल सुनकर अक्षिता का दिल धक से रह गया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ पहले से ज्यादा चिंता करे, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम थोड़ा ज़्यादा है, पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, इसलिए थक जाती हूँ। नीलम जी ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन एक माँ होने के नाते उनके मन का संदेह पूरी तरह दूर नहीं हुआ। अगले दिन अक्षिता हमेशा की तरह ऑफिस पहुंची। उसने काले रंग का साधारण लेकिन बेहद सलीकेदार सूट पहना हुआ था। उसकी गोरी रंगत उस गहरे रंग के कपड़े में और भी निखर रही थी। दुपट्टा हमेशा की तरह करीने से उसके कंधे पर फैला हुआ था। वह अपनी सीट पर बैठकर काम में व्यस्त हो गई, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई लगातार उसे देख रहा है। उसने बिना सिर उठाए ही पहचान लिया कि वह मनीष है। उसकी निगाहों की गंदगी अब अक्षिता के लिए नई नहीं थी। सुबह लगभग 11 बजे ऑफिस का प्यून उसकी टेबल के पास आया और बोला, मनीष सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अक्षिता का गला सूख गया। उसे इस नौकरी में लगभग 1 महीना होने वाला था, लेकिन ये 1 महीना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर दिन वह मानसिक तनाव में जी रही थी। उसे अब लगभग यकीन हो चुका था कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो उसे ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। कुछ देर तक वह अपनी सीट पर बैठी रही, मानो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। आखिरकार मजबूरी के आगे उसे उठना पड़ा। उसे डर था कि अगर वह नहीं गई तो मनीष कोई नया बखेड़ा खड़ा ना कर दे। वह उसकी तनख्वाह रोक सकता था, नौकरी खत्म कर सकता था या फिर किसी झूठे आरोप में फंसा सकता था। इन्हीं आशंकाओं के साथ वह धीरे धीरे उसके कैबिन की ओर बढ़ी। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि मनीष अकेला बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अक्षिता को देखा, उसके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान फैल गई। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मैंने बहुत सी महिलाओं को काले कपड़ों में देखा है, लेकिन जितना ये रंग आप पर जच रहा है उतना किसी और पर नहीं देखा। आज तो आप सचमुच कमाल लग रही हैं। उसके शब्दों में प्रशंसा कम और लालसा ज्यादा थी। अक्षिता को उसकी बातें सुनकर घृणा महसूस हुई। उसने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे पूछा, सर आपने मुझे किस काम से बुलाया है? उसके इस ठंडे व्यवहार ने मनीष को अंदर तक चिढ़ा दिया। उसका चेहरा कठोर हो गया। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है।
मैं आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर मुझसे दोस्ती कर लोगी तो फायदे में रहोगी। आपकी सैलरी बढ़वा सकता हूँ, आपको प्रमोशन दिला सकता हूँ। ऑफिस के बाद मेरे साथ चलिए, किसी अच्छे होटल में डिनर करेंगे, फिर आराम से बातें करेंगे। उसके शब्द सुनकर अक्षिता का खून खोल उठा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने बैठा व्यक्ति किसी सम्मानजनक पद पर होने के बावजूद सोच से कितना गिरा हुआ है। मनीष की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह उसे एक कर्मचारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा पूरी करने का साधन समझ रहा है। उसकी गंदी और लालची निगाहें लगातार अक्षिता के चेहरे पर टिकी हुई थी। सर, मुझे किसी तरह का लालच नहीं चाहिए, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जितनी तनख्वाह मुझे मिल रही है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये नौकरी कर रही हूँ। अगर आपको लगता है मुझे नौकरी देकर आपने कोई एहसान किया है तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। अक्षिता ने पूरी हिम्मत जुटाकर साफ और दृढ़ शब्दों में अपनी बात कह दी। उसके चेहरे पर डर जरूर था, मगर उसकी आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ये साफोगोई सुनकर मनीष का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध और अहंकार साफ झलक रहा था। बहुत नखरे दिखा रही हो तुम, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ क्या करती हैं। 4 दिन शरीफ बनने का नाटक करती हैं और फिर किसी न किसी के साथ घूमती नजर आती हैं। तुम भी कोई अलग नहीं हो। शायद किसी और को फंसाने का इरादा है तुम्हारा, तभी मुझे नजरअंदाज कर रही हो। उसकी बातों में जहर घुला हुआ था। अक्षिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया हो। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया। वह 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, सर, कृपया अपनी सीमा में रहिए। लेकिन मनीष अब अपना आपा खो चुका था। उसने अचानक आगे बढ़कर अक्षिता का हाथ पकड़ लिया। वह स्पर्श अक्षिता को भीतर तक झंझोर गया। पिछले कई हफ्तों से जो अपमान, डर और घुटन वह सह रही थी, वह सब एक पल में ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। बिना एक क्षण गवाए उसने अपना हाथ छुड़ाया और पूरी ताकत से मनीष के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में एक तेज आवाज गूंजी और कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला और एक कर्मचारी अंदर आ गया। उसने जो दृश्य देखा उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ गंभीर हुआ है, लेकिन मनीष को किसी की परवाह नहीं थी। थप्पड़ ने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई थी और अब वह बुरी तरह बौखला चुका था। वह ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की लड़की होकर मुझ पर हाथ उठाया है तुमने। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी चीखें पूरे फ्लोर में सुनाई दे रही थी। तभी अंदर आए कर्मचारी ने घबराकर कहा, सर, कृपया शांत हो जाइए, रियान सर बाहर ही हैं। ये सुनते ही मनीष कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ज्यादा हंगामा किया तो मामला उसके हाथ से निकल सकता है। वह गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी ओर अक्षिता थप्पड़ मारने के बाद खुद भी बुरी तरह कांप रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसकी नौकरी बचने वाली नहीं है। उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही ये संतोष भी था कि उसने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। वह धीमे कदमों से बाहर निकली तो देखा कि बाहर मनीष पहले से ही रियान आहूजा के सामने खड़ा ऊंची आवाज में शिकायत कर रहा है, सर, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब इस कंपनी में काम करना नामुमकिन हो गया है। 2 कौड़ी की लड़कियाँ आती हैं और मुझ जैसे पुराने कर्मचारियों पर हाथ उठाती हैं। उसकी आवाज़ में बनावटी आक्रोश भरा हुआ था। ये सुनकर रियान आहूजा सचमुच हैरान रह गया। मनीष कई वर्षों से कंपनी में काम कर रहा था और हमेशा खुद को एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत करता आया था। रियान को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे कोई और चेहरा भी छिपा हो सकता है। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो लड़की? मनीष ने तुरंत अक्षिता का नाम लिया। रियान कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने आदेश दिया, उसे तुरंत मेरे कैबिन में भेजिए। कुछ देर बाद अक्षिता कांपते हुए कदमों से उसके सामने आकर खड़ी थी। दूसरी तरफ मनीष मौजूद था, जिसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा चढ़ा हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी चालाकी और घमंड चमक रहा था।
रियान ने एक नज़र अक्षिता पर डाली। वह सचमुच डरी हुई लग रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें रोने के कारण लाल थी और हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे देखकर ये मानना मुश्किल था कि यही लड़की किसी को थप्पड़ मार सकती है। फिर भी बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उसने सख्त स्वर में पूछा, मिस अक्षिता, क्या ये सच है कि आपने मनीष सर को थप्पड़ मारा? अक्षिता ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जी सर, लेकिन मैंने बिना वजह ऐसा नहीं किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मनीष सर पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। बार बार मुझे अपने कैबिन में बुलाते हैं, गलत बातें करते हैं और आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और सच बोलने का साहस जुटाया। उसकी बात सुनते ही मनीष का दिल एक पल को बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षिता उसके खिलाफ सीधे रियान के सामने बोलने की हिम्मत करेगी। उसने सोचा था कि बदनामी के डर से वह चुप रह जाएगी, लेकिन जब उसने देखा कि अक्षिता सच बोल रही है तो उसने तुरंत अपना बचाव शुरू कर दिया। सर, ये सब झूठ है, उसने बेहद विश्वास से कहा। असलियत बिल्कुल अलग है। इसकी योग्यता कुछ खास नहीं थी, फिर भी मैंने इसकी परिस्थितियों को देखकर इसे नौकरी दी। लेकिन ये शुरू से ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। ये चाहती थी कि मैं इसे सीधे आपकी पर्सनल असिस्टेंट बना दूं और इसकी सैलरी बढ़ा दूं। जब मैंने मना कर दिया तो ये मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने लगी। यहाँ तक कि इसने खुद मुझसे दोस्ती करने की बातें की और बाहर मिलने का इशारा भी किया। जब मैंने उसे डांटा और अपनी सीमा में रहने को कहा तो इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। वह एक के बाद एक झूठ बोलता जा रहा था। उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि पहली नज़र में कोई भी भ्रमित हो सकता था। अक्षिता स्तंभ होकर उसे देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी आसानी से सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। कमरे में मौजूद कुछ कर्मचारी भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। अक्षिता को महसूस हुआ जैसे पूरे ऑफिस के सामने उसका सम्मान दांव पर लग गया हो। वह पहले ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी और अब खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई और सामने बैठे रियान आहूजा को देखा। उस समय उसके पास ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह और ना ही खुद को निर्दोष साबित करने का कोई आसान तरीका। फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद सामने बैठा व्यक्ति केवल शब्दों पर नहीं बल्कि सच और झूठ के पीछे छिपी सच्चाई को पहचानने की कोशिश करेगा। उसी उम्मीद के सहारे वह चुपचाप खड़ी रही, मानो अपने भाग्य के फैसले का इंतजार कर रही हो। रियान आहूजा कुछ क्षणों तक बिल्कुल निश्चल बैठा रहा। उसके सामने खड़ी वह साधारण सी दिखने वाली लड़की जब रोती हुई आंखों से उसकी ओर देख रही थी तब उसके भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उन बड़ी बड़ी काली आंखों में ना तो चालाकी थी, ना झूठ और ना ही किसी तरह का दिखावा। उनमें केवल दर्द, अपमान और एक उम्मीद थी। वो उम्मीद कि शायद कोई उसकी बात सुनेगा, शायद कोई उसके साथ न्याय करेगा। रियान अपने जीवन में हजारों लोगों से मिला था। व्यापार की दुनिया ने उसे लोगों के चेहरे पढ़ना सिखा दिया था, लेकिन उस वक्त वह समय उलझ गया था। एक तरफ वर्षों पुराना कर्मचारी मनीष था जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था और दूसरी तरफ ये नई लड़की थी जिसके चेहरे पर मासूमियत और सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। तभी अक्षिता ने महसूस किया कि यहाँ उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। उसके सम्मान की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उसने धीरे से अपना पर्स उठाया, आंखों में भरे आंसुओं को रोकने की कोशिश की और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा, जैसे वह इस जगह और यहाँ मौजूद हर इंसान से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर चुकी हो। उसके जाते ही कमरे का माहौल बदल गया। मनीष ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा कि खतरा टल गया है। अगर अक्षिता कुछ देर और वहां रुकती या कोई जांच शुरू हो जाती तो उसकी असलियत सामने आ सकती थी। लेकिन अब लड़की खुद ही नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था।
दूसरी ओर रेयान अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार वही नम आंखें घूम रही थी। जिस तरह अक्षिता ने आखिरी बार उसकी ओर देखा था, वह नजर उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह नजर किसी शिकायत से ज्यादा एक टूटे हुए भरोसे की थी, जैसे वो कह रही हो कि उसने इंसाफ की उम्मीद की थी लेकिन उसे निराशा मिली। अचानक रेयान ने एक फैसला किया। उसने अपना लैपटॉप खोला और कंपनी के सीसीटीवी कैमरास तक पहुंच बनाई। वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने वालों में से नहीं था। वह सच जानना चाहता था। पहली बार उसे लगा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो उसकी नज़रों से छिपा हुआ है, और अब वह ये पता लगाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं था। और सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? उधर अक्षिता ऑफिस से निकल चुकी थी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था कि शायद उसकी माँ सही कहती थी, दुनिया सचमुच दरिंदों से भरी हुई है। पहले स्कूल का प्रिंसिपल और अब ये मैनेजर। जहाँ भी वह गई उसे सम्मान की जगह अपमान ही मिला। उसे लगने लगा कि शायद हर नौकरी में उसे ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन घर पहुंचने से पहले उसने अपने आंसू पोंछ लिए। वह अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहती थी। घर पहुंचते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की और नौकरी के बारे में कोई बहाना बना दिया। अगले ही दिन वह फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। इस बार उसने तय कर लिया था कि ना वह किसी स्कूल में काम करेगी, ना किसी बड़े ऑफिस में। वह ऐसी जगह चाहती थी जहां उसे कम से कम मानसिक शांति मिल सके। कई जगह पूछताछ करने के बाद उसे एक बड़े बंगले में केयर टेकर की नौकरी के बारे में पता चला। वहां एक बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए किसी जिम्मेदार लड़की की जरूरत थी। जब वह उस विशाल और शांत बंगले के सामने पहुंची तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गई। वह जगह किसी आलीशान महल से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ हरियाली, बड़ा सा लॉन और शानदार इमारत देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यहाँ उसे नौकरी मिल सकती है। वहाँ पहले से ही कई महिलाएं इंटरव्यू के लिए मौजूद थी। अक्षिता चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। अपनी बारी आने पर वह अंदर गई। इंटरव्यू लेने वाली महिला बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालिक थी। गोरा रंग, नपी तुली बातचीत और आत्मविश्वास से भरा अंदाज। उसका नाम अर्चना था। उसके पास ही व्हीलचेयर पर बैठी एक बुजुर्ग महिला थी, जिनके चेहरे पर उम्र के निशान जरूर थे, लेकिन आंखों में अभी भी तेज साफ दिखाई देता था। उनका नाम सावित्री था और उन्हीं की देखभाल के लिए केयर टेकर की आवश्यकता थी। अक्षिता ने विनम्रता से सभी सवालों के जवाब दिए और फिर घर लौट आई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी उम्मीदवारों के बीच उसका चयन होगा। 3 दिन बीत गए। वह घर पर ही रही और नई नौकरी की कोई उम्मीद छोड़ चुकी थी। इस बीच उसकी माँ भी उसकी बेरोजगारी को लेकर चिंतित रहने लगी थी। लेकिन चौथे दिन अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ से बताया गया कि उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया है और अगले दिन से उसे काम पर आना होगा। कुछ क्षणों तक अक्षिता को अपनी ही सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कई बार फोन स्क्रीन पर नजर डाली, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और खुशी से उन्हें गले लगाकर बोली, मम्मी, मुझे नौकरी मिल गई। उसकी आवाज में लंबे समय बाद सच्ची खुशी सुनाई दे रही थी। नीलम जी पहले तो खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने गौर से बेटी को देखते हुए पूछा, लेकिन बेटा, तुम्हारी नौकरी तो पहले से थी, तुम रोज ऑफिस जाती थी, क्या तुमने वो नौकरी छोड़ दी? ये सवाल सुनते ही अक्षिता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी नजरें झुक गई। यही खामोशी नीलम जी के लिए काफ़ी थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी भर आई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। अगर तुम्हें नौकरी करने से रोक दूं तो ये घर कैसे चलेगा, हम सब कैसे जिएंगे? बस इतना याद रखना कि कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। औरत अगर ठान ले तो सबसे बड़े दरिंदे को भी अपनी औकात दिखा सकती है। माँ की बातें सुनकर अक्षिता के भीतर नया हौसला जाग उठा। उसने अपनी नई नौकरी के बारे में विस्तार से बताया तो नीलम जी को भी राहत मिली। कम से कम इस बार माहौल घरेलू था और उम्मीद थी कि उसे पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह अक्षिता तैयार होकर
नई उम्मीदों के साथ एक घर पहुंची। ये वही बंगला था जहां अब उसे काम करना था। अंदर प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात फिर से सावित्री जी से हुई। बुजुर्ग महिला ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी। उनके चेहरे पर कठोरता जरूर थी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन भी झलक रहा था। तभी अर्चना उसके पास आई और गंभीर स्वर में बोली, देखो अक्षिता, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे लगा कि तुम जिम्मेदार लड़की हो। अम्मा जी की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही मुझे पसंद नहीं आएगी। तुम्हें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। अक्षिता ने तुरंत सिर झुका दिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अम्मा जी का पूरा ध्यान रखूंगी और उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अक्षिता ने पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ ये बात कही थी और शायद उसकी आंखों में झलकती सच्चाई ही थी जिसने अर्चना को उसी दिन आश्वस्त कर दिया था। समय बीतता गया और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में अक्षिता ने सावित्री जी के दिल में ऐसी जगह बना ली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह उन्हें सिर्फ एक मरीज या नौकरी का हिस्सा समझकर उनकी सेवा नहीं करती थी, बल्कि सचमुच अपनी दादी की तरह मानने लगी थी। सुबह से शाम तक उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, समय पर खाना खिलाना, उनके साथ बैठकर बातें करना, उनके पुराने किस्से सुनना, उनके सिर में तेल लगाना और रात को आराम से सुलाने तक हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी वो पूरे मन से निभाती थी। बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण सावित्री जी का स्वभाव पहले काफी चिड़चिड़ा हो गया था। कभी किसी बात पर नाराज हो जाती, कभी बिना वजह गुस्सा कर बैठती, लेकिन अक्षिता ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो हर बार मुस्कुराकर उनकी बात सुनती और प्यार से उन्हें शांत कर देती। धीरे धीरे सावित्री जी को उसकी आदत पड़ गई। अब यदि अक्षिता कुछ देर के लिए भी नजरों से ओझल हो जाती तो वह उसे आवाज देने लगती। उनके जीवन में जैसे एक नई रोशनी लौट आई थी। उधर अर्चना भी काफी निश्चिंत हो चुकी थी। पहले अम्मा जी की देखभाल के कारण उनका कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता था। हर समय किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब उन्हें भरोसा हो गया था कि उनकी सांस सुरक्षित हाथों में है। अक्षिता को ये नहीं पता था कि जिस घर में वह नौकरी कर रही है वो कोई साधारण घर नहीं, बल्कि आहूजा परिवार का आलीशान बंगला है और इस परिवार का इकलौता वारिस कोई और नहीं बल्कि वही रियान आहूजा है जिससे उसका सामना पहले ऑफिस में हो चुका था। एक दिन दोपहर के समय वह सावित्री जी के कमरे में बैठी उनके पैरों पर जैतून के तेल की मालिश कर रही थी। कमरे में शांति थी और सावित्री जी आंखें बंद किए आराम महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अक्षिता ने सामान्य रूप से सिर उठाकर देखा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रियान आहूजा था। उसे देखते ही उसके हाथ रुक गए। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। दूसरी तरफ रियान भी कुछ क्षणों के लिए स्तंभ रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को वह पिछले कई महीनों से भूलने की कोशिश कर रहा था वह अचानक उसके अपने घर में उसकी दादी की देखभाल करती हुई मिलेगी। उस दिन ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद वह लड़की बिना कुछ कहे चली गई थी, लेकिन उसकी आंखें रियान के मन पर ऐसी छाप छोड़ गई थी जिसे वह चाहकर भी मिटा नहीं पाया था। बाद में जब उसने पूरी घटना की जांच करवाई, सीसीटीवी फुटेज देखी और दूसरे कर्मचारियों से बात की, तब सच्चाई उसके सामने आई थी। उसे पता चला कि गलती अक्षिता की नहीं बल्कि मनीष की थी। इतना ही नहीं, कई और लड़कियां भी मनीष की शिकायत लेकर सामने आई थी। उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। परिणाम स्वरूप रियान ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया था। उस दिन के बाद कई बार उसके मन में आया कि वह उस लड़की को ढूंढकर उससे माफी मांगे, लेकिन उसे कभी उसका पता नहीं मिला। और आज किस्मत उसे अचानक उसके अपने घर में ले आई थी। रियान कुछ पल तक सिर्फ उसे देखता रह गया। वही बड़ी बड़ी काली आंखें, वही मासूमियत, वही सादगी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और परिपक्वता दिखाई दे रही थी। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए अपने पोते को बुलाया और तुरंत अक्षिता की तारीफों के पुल बांधने लगी। रियान, ये लड़की मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है।
जितना ख्याल ये मेरा रखती है उतना शायद कोई अपना भी नहीं रख सकता। अब मुझे दवाइयों की चिंता नहीं रहती, ना खाने की और ना अपनी सेहत की। सवित्री जी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रेयान ने उनकी बातें सुनी और फिर एक नज़र अक्षिता पर डाली, मगर अक्षिता की हालत बिल्कुल अलग थी। उसका मन कर रहा था कि वह उसी क्षण वहां से गायब हो जाए। उसे लग रहा था कि कहीं रेयान उसे पहचान कर नौकरी से निकाल ना दे या फिर पुराने मामले को लेकर कोई सवाल ना पूछ ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद जैसे ही मौका मिला, वह किसी बहाने से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि शायद अब उसे ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। पिछले 2 महीनों से इस नौकरी ने उनके घर की पूरी तस्वीर बदल दी थी। घर का खर्च आराम से चलने लगा था। अमित की पढ़ाई बिना किसी परेशानी के जारी थी। माँ के चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया था। इतने समय बाद उनके घर में स्थिरता आई थी। वह ये सब छोड़ना नहीं चाहती थी। उस शाम वह समय से पहले ही घर लौट गई। पूरी रात करवटें बदलती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार रेयान का चेहरा घूमता रहा। वह खुद से नाराज भी थी कि आखिर वह उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है। अगले दिन उसने खुद को समझा लिया कि जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सुबह वह फिर समय पर आहूजा हाउस पहुंच गई। कमरे में पहुंचते ही सवित्री जी मुस्कुराकर बोली, आज तुम थोड़ी देर से आई हो बेटा। अक्षिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादी रात को सर में थोड़ा दर्द था इसलिए देर हो गई। हालांकि असली वजह वो नहीं थी। असली वजह वह बेचैनी थी जिसने पूरी रात उसे सोने नहीं दिया था। सवित्री जी ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया और कहा, तो छुट्टी कर लेती, एक दिन ना आती तो भी मैं संभल जाती। उनकी बात सुनकर अक्षिता के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। अब तो मुझे भी आपकी आदत पड़ गई है दादी, आपके बिना मेरा भी मन नहीं लगता। उसकी ये बात सुनकर सवित्री जी की आंखें स्नेह से भर उठी। कुछ देर बाद अक्षिता उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। सब कुछ सामान्य था। फिर उसने दवाइयाँ निकाली, लेकिन शुगर की दवा वहाँ नहीं थी। उसने तुरंत पूछा, दादी आपकी शुगर की दवाई खत्म हो गई है? सवित्री जी ने सहजता से कहा, नहीं बेटा, मैंने रेयान से मंगवा ली थी, शायद उसके कमरे में रखी है, तुम जाकर ले आओ। ये सुनते ही अक्षिता का दिल धक से रह गया। वह तुरंत बोली, मैं ले आऊं? सवित्री जी ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी वो ऑफिस निकल गया होगा। ऊपर पहली मंजिल पर दाएं तरफ पहला कमरा उसी का है। मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ। और वह मना भी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वह ऊपर पहुंची। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन ये सोचकर थोड़ी राहत मिली कि रेयान घर पर नहीं होगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा खाली था। उसने राहत की लंबी सांस ली और अंदर चली गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह किसी व्यवस्थित और अनुशासित इंसान की कल्पना करती थी। हर चीज करीने से रखी हुई थी। वहां मौजूद हल्की खुशबू उसे अनायास उस दिन की याद दिला रही थी जब रेयान ने उसे गिरने से बचाया था। वह तुरंत अपने विचारों को झटकते हुए आगे बढ़ी। खुद को समझाया कि वह यहाँ सिर्फ दवाई लेने आई है, लेकिन ना जाने क्यों उस कमरे में खड़े होकर उसका दिल सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जल्दी से साइड टेबल तक पहुंची जहां एक लिफाफे में दवाइयां रखी हुई थी। जैसे ही अक्षिता ने टेबल पर रखा दवाइयों का पैकेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी घबराहट में कोहनी पास रखे जूस के गिलास से टकरा गई। अगले ही पल गिलास डगमगाया और पूरा जूस उसके पैरों तथा कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। कुछ क्षणों के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वह जल्दी जल्दी दुपट्टे से अपने पैर साफ करने लगी, लेकिन जितना वह साफ करने की कोशिश करती, जूस उतना ही उसके कपड़ों पर फैलता चला जाता। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। वह पहले ही इस कमरे में आने को लेकर असहज थी, अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसने सोचा कि पहले हाथ पैर धो लिए जाएं, इसलिए जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मगर जैसे ही उसने बिना ज़्यादा सोचे बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा,
उसकी सांस जैसे सीने में ही अटक गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई और शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। दूसरी ओर रेयान भी उतना ही चौंक गया था। वह नहाकर अभी अभी बाहर निकला था और खुद को तौलिए से सुखा रहा था। अचानक सामने अक्षिता को देखकर उसके चेहरे पर भी अविश्वास के भाव उतर आए। अगले ही पल दोनों के मुंह से लगभग एक साथ चीख निकल गई। अक्षिता इतनी जोर से चीखी कि रेयान ने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उसने झटपट तौलिया अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह झुंझलाकर बोला। दूसरी तरफ अक्षिता का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। लेकिन आपको भी तो दरवाजा बंद करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर रेयान की भौहें तन गई। ये मेरा कमरा है, मेरा बाथरूम भी। मैं दरवाजा बंद रखूं या खोलूं, ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? उसकी आवाज में नाराजगी थी, लेकिन भीतर कहीं वह इस पूरे घटनाक्रम पर खुद भी हैरान था। तभी अक्षिता को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसकी ओर देख रही है। वह तुरंत पलटी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। देखिए सर, मुझसे गलती हो गई, सच में जानबूझकर नहीं हुआ। जूस गिर गया था इसलिए मैं साफ करने आई थी। अब मैं जा रही हूँ। वह लगभग भागते हुए बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक खिंचाव से वह लड़खड़ा गई और उसके सीने से टकराते टकराते बची। उसने तुरंत दोनों हथेलियां उसके सीने पर रखकर खुद को संभाला। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। रेयान की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई, जबकि अक्षिता की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी, उसे लग रहा था जैसे पूरा कमरा उन्हें सुन सकता है। जो कुछ अभी देखा है उसे यही भूल जाना, रेयान ने धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा। उसकी आंखों में शरारत भी थी और एक अनकहा आकर्षण भी, जिसे वह खुद से छुपाने की कोशिश कर रहा था। वर्षों से वह किसी लड़की के करीब आने से बचता रहा था। उसके अतीत के घाव इतने गहरे थे कि उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों अक्षिता के सामने आते ही वे दीवारें कमजोर पड़ने लगती थी। दूसरी तरफ अक्षिता की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। कुछ क्षण पहले का दृश्य याद आते ही उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी घबराहट और शर्मिंदगी देखकर रेयान को हंसी आ गई, लेकिन उसने किसी तरह अपने होंठ भींचकर हंसी रोक ली। अच्छी बात है, अब जाओ और चेहरे के भाव सामान्य कर लो, वरना नीचे सबको समझते देर नहीं लगेगी कि ऊपर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। उसके शब्द सुनते अक्षिता की आंखें और भी फैल गई। वह तुरंत वहां से निकल भागी। जिस तेजी से वह कमरे से बाहर निकली, उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कितनी घबराई हुई है। उधर रेयान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर एक अनायास मुस्कान फैल गई थी, जो बहुत समय बाद उसके चेहरे पर आई थी। अक्षिता सीधा नीचे गार्डन में पहुंची और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वो बार बार गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन दिल था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि आज तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अक्षिता। वह चौंक कर पलटी। सामने रेयान खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। इतना डर क्यों रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसके नरम लहजे ने अक्षिता को और भी हैरान कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह वही व्यक्ति है जिसने पहली मुलाकात में उसे गलत समझ लिया था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेयान ने आगे कहा। उस दिन ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद मुझे सच्चाई पता चल गई थी। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मनीष की थी। अक्षिता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून के भाव उभरे। थैंक यू सर, उसने धीमे स्वर में कहा। वह मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, बस मैं शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रेयान ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे अब सब पता है और मैं सच कहूँ तो आज यहाँ तुम्हें देखकर खुद भी हैरान हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि दादी की देखभाल करने वाली लड़की तुम हो। अक्षिता के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप अपनी उंगलियां मसलती रही। उसकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा था, शायद डर
शायद संकोच और शायद वो सुकून कि पहली बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास किया था। रियान ने उसकी झिझक महसूस की और नरम स्वर में बोला, रिलैक्स रहो, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और सबसे जरूरी बात, तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनते ही अक्षिता के भीतर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। उसने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। धन्यवाद सर, इतना कहकर वह चुप हो गई। रियान भी हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जो संतोष था वो बहुत कुछ कह रहा था। दूर खड़ी अर्चना ये सब देख रही थी और मन ही मन हैरान थी। उसने अपने बेटे को वर्षों से इतना सहज होकर किसी लड़की से बात करते नहीं देखा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि रियान का अतीत उसे आज भी परेशान करता है। उसकी जिंदगी में एक समय कोमल नाम की एक लड़की आई थी, जिससे उसने सिर्फ प्रेम ही नहीं किया था बल्कि उसे अपना जीवन साथी भी बनाया था। उसने पूरे दिल से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे विश्वासघात मिला। कोमल कुछ समय तक उसके साथ खुशहाल जीवन जीती रही, मगर जब उसकी मुलाकात बेहद अमीर उद्योगपति विक्रम सहगल से हुई तो उसके इरादे बदलने लगे। उस समय रियान का व्यवसाय कठिन दौर से गुजर रहा था, जबकि विक्रम के पास अपार दौलत और रुतबा था। धीरे धीरे कोमल का झुकाव उसकी ओर बढ़ता गया। चोरी छिपे मुलाकातें शुरू हुई और रियान को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब सच्चाई उसके सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोमल ने न केवल उससे अलग होने का फैसला कर लिया था, बल्कि ये भी स्वीकार कर लिया था कि वह विक्रम से शादी करना चाहती है। कोमल के विश्वासघात ने रियान आहूजा को अंदर तक तोड़ दिया था। जिस स्त्री को उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा समझा था, उसी ने उसकी मोहब्बत को सबसे बड़ी बेइज्जती में बदल दिया था। जब उसे ये पता चला कि कोमल ना केवल किसी दूसरे आदमी से रिश्ते में है, बल्कि उसने उनकी होने वाली संतान को भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया है, तो उस पल उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए मर गया था। उसने बिना एक शब्द और सुने तलाक के कागजात उसके सामने फेंक दिए थे और उस रिश्ते से खुद को हमेशा के लिए अलग कर लिया था। उसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक ही दिशा दे दी, काम, मेहनत और सफलता। दिन रात की अथक मेहनत ने कुछ ही वर्षों में उसके बिजनेस को कई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वह पहले से कई ज्यादा सफल, ज्यादा अमीर और ज्यादा प्रभावशाली बन चुका था, लेकिन उसके भीतर मौजूद खालीपन आज भी वही था। 5 साल बीत चुके थे। इन 5 वर्षों में उसकी माँ अर्चना और दादी सवित्री ने न जाने कितनी बार उसे दूसरी शादी के लिए समझाया, लेकिन हर बार उसने साफ इनकार कर दिया। उसे लगने लगा था कि प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। लोग सिर्फ अपने मतलब और फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। खासकर औरतों के प्रति उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। मगर अब हालात बदल रहे थे। बिना उसकी इच्छा के, बिना किसी योजना के, एक साधारण सी लड़की उसके दिल में जगह बनाने लगी थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अक्षिता में ऐसा क्या है जो उसे बार बार उसकी ओर खींचता है। शायद उसकी सादगी, शायद उसकी मासूमियत, शायद उसकी आंखों में छिपी वह सच्चाई जो आजकल बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। उस दिन भी हमेशा की तरह ऑफिस से लौटकर वह सीधे अपनी दादी के कमरे में पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सबसे पहले अक्षिता पर गई। हल्के रंग का सूट, करीने से ओढ़ा हुआ दुपट्टा और झुकी हुई नजरें। वह सवित्री जी के कंधों की मालिश कर रही थी। कमरे में उसकी मौजूदगी जैसे किसी अजीब सी शांति का एहसास करवाती थी। अक्षिता ने जैसे ही रियान को अंदर आते देखा, उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। बाथरूम वाली घटना के बाद से वह हर संभव कोशिश करती थी कि उसका सामना रियान से कम हो। जहां भी वह नजर आता वह कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से हट जाती, लेकिन आज बचना मुश्किल था। दूसरी तरफ रियान उसके चेहरे पर फैलने वाली घबराहट के रंगों को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे उसकी यही मासूमियत अच्छी लगने लगी थी। वह दादी के पास जाकर बैठ गया और प्यार से उनका हाथ थाम लिया। कैसे है मेरी दादू? उसने मुस्कुराकर पूछा। सवित्री जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो पहले से ज्यादा ठीक हूँ। अब बस एक ही ख्वाहिश बाकी है कि मरने से पहले अपने पोते के बच्चों को गोद में खिला लूं। उनकी बात सुनकर रियान हंस पड़ा।
दादू, मैं भी आजकल कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनते ही सावित्री जी की आंखें फैल गई। ये वही लड़का था जो शादी का नाम सुनते ही कमरे से भाग जाता था। अच्छा, इसका मतलब किसी लड़की ने आखिरकार मेरे पोते का दिल चुरा ही लिया। उन्होंने उत्साह से पूछा। कमरे के एक कोने में खड़ी अक्षिता का दिल अचानक अजीब ढंग से धड़क उठा। ना जाने क्यों ये बातचीत सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। दादी, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सावित्री जी ने उत्सुकता से पूछा, अब तो बता भी दो, कौन है वो लड़की? रियान के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बहुत खास है दादू, बेहद खास। आपको भी बहुत पसंद आएगी। तभी दरवाजा खुला और अर्चना अंदर आई। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। माँ जी, मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि ये किस लड़की की बात कर रहा है, उन्होंने कुर्सी खींचते हुए कहा। सावित्री जी तुरंत उत्साहित हो गई। अगर तुम्हें पता है तो जल्दी बताओ। अर्चना ने अपने बेटे की ओर देखा। रियान पहली बार थोड़ा असहज नजर आया। मुझे लगता है ये हमारी नई केयर टेकर अक्षिता की बात कर रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सावित्री जी ने हैरानी से पहले रियान को देखा, फिर अर्चना को, जबकि रियान के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान फैल गई थी। उसकी खामोशी ही इस बात का सबसे बड़ा जवाब थी। सावित्री जी धीरे से मुस्कुराई। लड़की तो सच में बहुत अच्छी है, संस्कारी है, समझदार है और सबसे बड़ी बात दिल की साफ है। फिर उन्होंने अर्चना की ओर देखा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अर्चना तुरंत बोली। मुझे क्यों एतराज होगा? जिंदगी मेरे बेटे को गुजारनी है। अमीरी गरीबी से इंसान की कीमत नहीं मापी जाती। और फिर मैंने भी उस लड़की को करीब से देखा है, वह बहुत अच्छी है। अगर मेरे बेटे को वो पसंद है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं। ये सुनकर रियान की आंखों में चमक आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ और दादी इतनी आसानी से उसकी पसंद को स्वीकार कर लेंगी। मगर अगले ही पल उसके मन में एक चिंता उभरी। लेकिन मम्मा, क्या उसके परिवार वाले तैयार होंगे? आखिर मैं पहले से शादीशुदा रह चुका हूँ। अर्चना मुस्कुरा दी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसके घर जाऊंगी। उसके माता पिता से हाथ जोड़कर कहूंगी, अपनी बेटी हमें दे दीजिए। इतने सालों बाद मेरे बेटे की जिंदगी में फिर से मुस्कान आई है। ये सुनकर रियान भावुक हो गया। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, आई लव यू मॉम। मगर इन तीनों को ये नहीं पता था कि कमरे के बाहर खड़ी अक्षिता उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। उसके हाथ में सूप की ट्रे थी और दिल की धड़कनें जैसे रुक गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रियान आहूजा जैसा आदमी उसे पसंद करता है, ये बात उसके लिए किसी सपने जैसी थी। पिछले कुछ समय से वह भी महसूस कर रही थी कि रियान की मौजूदगी उसे बेचैन कर देती है। उसकी नजरें, उसका व्यवहार, उसका अचानक सामने आ जाना, सब कुछ उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर देता था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उन नजरों के पीछे पसंद और अपनापन छिपा हुआ है। कुछ देर बाद सभी लोग कमरे से चले गए और वो धीरे धीरे अंदर आई। उसका चेहरा अभी भी हल्का लाल था। सावित्री जी ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अक्षिता समझ गई कि ये सवाल यूं ही नहीं पूछा गया। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, मेरी माँ और छोटा भाई है। पापा 6 महीने पहले हमें छोड़कर चले गए। उसके शब्दों में छिपा दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। ये सुनते ही सावित्री जी की आंखों में ममता उतर आई। कोई बात नहीं बेटा, भगवान जब जीवन से कुछ छीनता है तो बदले में कुछ ऐसा देता है जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। सावित्री जी के इन शब्दों पर अक्षिता ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक मीठी सी हलचल उठ चुकी थी। वह अब उन बातों का अर्थ अच्छी तरह समझ रही थी जिन्हें कुछ देर पहले उसने अनजाने में सुन लिया था। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत उसके लिए कोई खूबसूरत मोड़ संभाल कर बैठी है। अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे अलग दिनों में बदल गए। ठीक 1 सप्ताह बाद अर्चना जी मिठाइयों, फलों और उपहारों से भरे हुए कई पैकेट लेकर अक्षिता के घर पहुंची। उस दिन छुट्टी थी, इसलिए अक्षिता, उसकी मां नीलम जी और अमित तीनों घर पर मौजूद थे।
अचानक इतनी सम्मानित और संपन्न महिला को अपने छोटे से घर में देखकर नीलम जी हैरान रह गई, जबकि अक्षिता तो उन्हें सामने देखकर घबरा ही गई। अर्चना जी मुस्कुराई और बोली, आज मैं एक बहुत खास काम से आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाएगा। फिर उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपने आने का उद्देश्य बता दिया। उन्होंने रियान के बारे में सब कुछ साफ साफ बताया, उसका अतीत, उसकी पहली शादी, उसके साथ हुआ विश्वासघात और वह दर्द जिसने उसे वर्षों तक किसी रिश्ते से दूर रखा। वह कोई बात छिपाना नहीं चाहती थी। नीलम जी सब सुनती रही और फिर उनकी आंखें भर आई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। एक माँ के रूप में उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी के लिए आसमान का सबसे चमकता सितारा उतरकर उनके दरवाजे पर आ गया हो। अक्षिता के मन में हालांकि अलग ही उथल पुथल चल रही थी। उसे अपनी माँ और छोटे भाई की चिंता खाए जा रही थी, लेकिन नीलम जी ने बिना देर किए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। उनके मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि बेटी एक अच्छे घर में जाए और सुरक्षित रहे। जब अर्चना जी खुशी खुशी वहां से लौटी तो उनके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची संतुष्टि दिखाई दे रही थी। दोनों परिवारों की सहमति से केवल 15 दिन बाद सादगी से विवाह की तारीख तय कर दी गई। घर लौटते ही अक्षिता ने माँ से शिकायत भरे स्वर में कहा, मम्मी आपने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? अमित अभी पढ़ रहा है, आप अकेली कैसे रहेंगी? नीलम जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती, लेकिन खुशियों को सिर्फ इसलिए नहीं ठुकराया जाता क्योंकि रास्ते में कुछ मुश्किलें हैं। भगवान ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। तुम अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। माँ की बात सुनकर अक्षिता पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रही थी। तभी कुछ दिन बाद रियान खुद उनसे मिलने उनके घर पहुंच गया। उसने आदर से कहा, आंटी अगर आप अनुमति दें तो मैं अक्षिता को उसके शादी के कपड़े पसंद करवाने ले जाना चाहता हूँ। नीलम जी ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद अक्षिता उसके साथ कार में बैठी थी। रास्ते भर वह चुप रही। उसकी खामोशी देखकर रियान ने नरम स्वर में पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या ये रिश्ता तुम्हें खुशी नहीं दे रहा? अक्षिता ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे उसने अपने मन का डर उसके सामने रख दिया। उसने बताया कि उसे अपनी माँ और भाई की चिंता सताती है। रियान ने बहुत सहजता से उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की चिंता है। शायद यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे परिवार के साथ भी। उसके इन शब्दों ने अक्षिता के मन का आधा बोझ उसी पल हल्का कर दिया। वह पहली बार खुलकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े बुटीक में पहुंचे। वहां विवाह के लिए कपड़े चुने गए और तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ। समय इतनी तेजी से बीता कि देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। सादगी और अपनेपन से भरे उस समारोह में दो परिवार एक हो गए। अक्षिता जब दुल्हन बनकर आहूजा हाउस में आई तो उसे बार बार विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ महीने पहले तक वह नौकरी की तलाश में भटक रही थी और आज उसी घर की बहू बन चुकी है। रात को जब सभी रस्में पूरी हो गई और घर में शांति छा गई तब वह अपने कमरे में बैठी भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसके मन में झिझक भी थी, संकोच भी और अनगिनत सपने भी। थोड़ी देर बाद रियान कमरे में आया। उसकी आंखों में वही अपनापन था जिसने पहली बार अक्षिता का विश्वास जीता था। वो उसके पास बैठा और मुस्कुराकर बोला, अब डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी आगे होगा हम साथ मिलकर संभालेंगे। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि अक्षिता की सारी घबराहट धीरे धीरे दूर होने लगी। उसने महसूस किया कि ये रिश्ता केवल शादी का नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और साथ निभाने के वादे का रिश्ता है। बाहर रात की चांदनी खामोशी से आंगन में बिखरी हुई थी और भीतर दो दिल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। जिन रास्तों पर कभी दर्द, अकेलापन और संघर्ष बिखरे हुए थे, वहां अब उम्मीद, अपनापन और खुशियों के नए फूल खिलने लगे थे। अक्षिता को पहली बार लगा कि शायद उसकी सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब उसकी जिंदगी सचमुच एक नई सुबह की ओर बढ़ रही है।
तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसे ही और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और दिलचस्प रोमांटिक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।